सर मैं इस कार को ठीक कर दूंगा, बदले में आप बस मेरे पापा का इलाज करवा देना। अरे वो लड़के होश में तो है? शहर के बड़े बड़े मैकेनिक हार मान चुके हैं, तू क्या कर लेगा बे? सर मुझे बस एक मौका दीजिए, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो खुद चला जाऊंगा। ठीक है, अगर तूने इसे ठीक कर दिया तो मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। जब एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने कहा मैं इस कार को ठीक कर सकता हूं, तो वहां खड़े बड़े बड़े मैकेनिक और भीड़ ने उसका खूब मजाक बनाया। कार मालिक ने मजाक में 100 करोड़ देने का वादा कर दिया, लेकिन उस लड़के ने जो किया उसे देख सब दंग रह गए। आखिर वो लड़का कौन था? उसने कार को कैसे ठीक कर दिया? और क्या उसे 100 करोड़ रुपए मिले? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आई और सबसे महंगी सड़क, जहां रोज लाखों की कारें फर्राटा भरती थीं, जहां एक एक मिनट की कीमत करोड़ों में आंकी जाती थी, उसी सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का बच्चा रहता था। नाम था अमन और काम कूड़ा बीनना। अमन के कपड़े हमेशा फटे रहते थे, पैरों में चप्पल नहीं सिर्फ जख्म थे। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कोई पानी नहीं देता, कोई छाया नहीं देता, और अगर गलती से वो पास आ जाए तो ए दूर हट, गंदा कर देगा। कूड़े वाले, हाथ मत लगाना, भाग यहां से। यही उसकी रोज की कमाई थी, अपमान। अमन अपने बीमार पिता के साथ एक टूटी हुई झुग्गी में रहता था। मां बचपन में ही चल बसी थी। पिता कभी एक छोटे गैरेज में हेल्पर थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी कमर तोड़ दी। अब पिता बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अमन ही था जो सुबह कूड़ा बीनता, दोपहर में पिता को खाना खिलाता और रात को उनके पैरों को दबाता, और फिर कूड़े से मिले पुराने तार, स्क्रू, नट बोल्ट अपनी झुग्गी में जमा करता। वो उसके लिए कूड़ा नहीं, खजाना था। टूटा हुआ रेडियो, जली हुई वायर, खराब मोटर, वो सब खोलता, देखता, समझने की कोशिश करता। उसके पिता उसे देखते हुए कहते, बेटा ये सब बेकार है। अमन मुस्कुराकर कहता, नहीं बाबूजी, ये बेकार नहीं है, बस इनको ठीक करने का तरीका खराब है। वो इन टूटे फूटे कबाड़ के साथ घंटों बीतता था। वहीं दूसरी तरफ अमन रोज कूड़ा बिनने के बाद एक मड़े कार सर्विस सेंटर के बाहर बैठता था। उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता था। गार्ड चिल्लाता, भाग यहां से, ग्राहक डर जाएंगे। लेकिन अमन दूर खड़ा होकर मैकेनिक के हाथ देखता, उनके औजार गिनता, उनकी बातें सुनता, उनके झगड़े समझता। कभी कभी टूटे पार्ट्स कूड़े में फेंक दिए जाते, अमन उन्हें उठा लेता और रात को झुग्गी में उन्हें खोलता, जोड़ता, फिर से तोड़ता। बिना किताब, बिना टीचर, सिर्फ नजर और दिमाग से उसका जीवन इसी तरह चल रहा था। एक दिन दोपहर के करीब 3 बजे शहर की वही सबसे महंगी सड़क पर एक काली रंग की सुपर लग्जरी कार अचानक झटके से रुक गई। ये थी आदित्य मल्होत्रा की आलीशान कार, जो कुछ सेकंड पहले हवा को चीरती हुई चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसे थम गई जैसे किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। ड्राइवर ने घबराकर चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार कराहने की कोशिश की, फिर चुप, दूसरी बार, तीसरी बार, पर सिर्फ सन्नाटा। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, सर कार स्टार्ट नहीं हो रही है। आदित्य ने शीशे के बाहर देखा। लोग रुकने लगे थे। सबकी नजरें इस कार पर टिक गई थीं, क्योंकि ये कार दुनिया की सबसे महंगी कार थी, रोल्स रॉयस करीब 250 करोड़ की। आदित्य मल्होत्रा के सीने में कुछ बैठने लगा। नहीं, आज नहीं, वो बुदबुदाए। आदित्य फोन घुमाते हैं और शहर के सबसे बड़े इंजीनियर्स की फौज वहां पहुंच जाती है। बड़े बड़े लैपटॉप कार से जोड़े जाते हैं, स्कैनिंग शुरू होती है, विदेशी मशीनों से जांच की जाती है। 1 घंटा बीत जाता है, पर कार टस से मस नहीं होती। मुख्य इंजीनियर पसीना पोंछते हुए कहता है, सर इसका ECU लॉक हो गया है, सेंसर में कोई ऐसी खराबी है जो समझ नहीं आ रही। हमें इसे वर्कशॉप ले जाना होगा, पुर्जे विदेश से आएंगे, इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। आदित्य मल्होत्रा दहाड़ते हैं, 3 दिन? पागल हो गए हो क्या? मुझे अगले 40 मिनट में मीटिंग में होना है। अगर ये कार शुरू नहीं हुई तो मैं तुम सबकी नौकरियां खा जाऊंगा। कोई भी मैकेनिक लाओ, जो पैसा मांगता है वो दो, पर मुझे ये कार अभी चलती हुई चाहिए। मैकेनिक एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कोई कार के अंदर झुका, कोई बाहर खड़ा सोचता रहा था। कुछ देर बाद सब फिर से सिर हिलने लगे। एक ने कहा, समझ नहीं आ रहा, सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये चल क्यों नहीं रही? आदित्य का गुस्सा अब डर में बदलने लगा, और डर जब बड़े आदमी को पकड़ता है तो वो चुप नहीं रहता। उन्होंने चिल्लाकर कहा, किसी को भी बुलाओ, जो भी इस शहर में गाड़ी ठीक कर सकता है, लेकिन मुझे ये गाड़ी अभी ठीक चाहिए। थोड़ी ही देर में और मैकेनिक आने लगे। कोई तेल से सने हाथों वाला, कोई महंगे औजारों के साथ, कोई खुद को एक्सपर्ट बताता हुआ। हर कोई झुकता है, गाड़ी को ध्यान से देखता है, छूता, क्या खराबी है समझने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद पीछे हट जाता। किसी ने कहा, यह गाड़ी आम नहीं है। किसी ने कहा,
सड़क पर इसे छेड़ना ठीक नहीं। किसी ने चुपचाप हाथ खड़े कर दिए। आदित्य की नजर बार बार आसमान की तरफ जाती, फिर घड़ी पर। समय जैसे जानबूझकर तेज चल रहा था। उनके चेहरे से रंग उड़ चुका था, क्योंकि अगर आज वो मीटिंग नहीं पहुंचे तो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी सड़क के किनारे थोड़ा दूर कूड़े के ढेर के पास एक बच्चा खड़ा था। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, हाथों में कट के निशान। वो चुप था, बहुत चुप, लेकिन उसकी आंखें कार से हट ही नहीं रही थीं। लोग उसे धक्का दे रहे थे। हट यहां से, दूर रह, गंदा कर देगा। वो हर बार पीछे हट जाता, लेकिन उसकी नजर फिर उसी जगह लौट आती, कार पर। आखिरकार जब हर आवाज थक गई, जब हर हाथ हार गया, जब आदित्य सड़क पर टहलते हुए अपने ही बाल नोचने लगे, तभी उस बच्चे की आवाज आई, धीमी, डरी हुई, लेकिन साफ। साहब, अगर आप कहें तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं। एक पल को लगा किसी ने मजाक कर दिया, फिर हंसी आई, कड़वी, बेइज्जती से भरी। किसी ने कहा, कूड़ा बिनने वाला कार ठीक करेगा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, नजर में नफरत और घिन थी। उन्होंने कहा, तेरी औकात है इस गाड़ी को छूने की? यहां बड़े बड़े लोग फेल हो गए, तू क्या कर लेगा? भाग यहां से। सिक्योरिटी ने उसे धक्का दिया। बच्चा लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने सिर झुकाया, फिर बहुत धीरे से बोला, साहब, एक मौका दे दीजिए। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद चला जाऊंगा। सड़क पर सन्नाटा छा गया। आदित्य मल्होत्रा के शब्द हवा में तैर रहे थे। तेरी औकात है इस गाड़ी को छूने की? वो शब्द नहीं थे, वो थप्पड़ थे, जो सीधे उस बच्चे के सीने पर पड़े। अमन कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने उन्हें मुट्ठी में बांध लिया। भीड़ में खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई गंदा सपना हो जिसे जल्दी से भगा देना चाहिए। सिक्योरिटी ने फिर उसे धक्का दिया। कहां ना हट। अमन एक कदम पीछे गया और चुपचाप खड़ा हो गया। आदित्य ने घड़ी देखी। उनकी सांस तेज हो रही थी। समय भाग रहा था, और समय कभी करोड़ों नहीं देखता, औकात नहीं देखता। वो बस निकल जाता है। जब सब हार गए तो उनकी आंखों में भरोसा नहीं बचा था, लेकिन जब शहर के सबसे मशहूर मैकेनिक राजू यादव वहां जाए तो आदित्य के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण वापस आ गई। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कार ठीक नहीं हुई तो आदित्य की आवाज टूट गई, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो आदमी को अंदर से खा जाती है। अमन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपने पिता याद आ गए। वो रातें याद आ गईं जब झुग्गी में बैठकर वो टूटे रेडियो खोलता था और पिता कहते थे, छोड़ बेटा, ये हमारे बस का नहीं। और अमन कहता था, सब कुछ बस का होता है बाबू, अगर समझ आ जाए। आज वही मौका इस सड़क पर खड़ा था, 250 करोड़ की कार के रूप में। अमन ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर आदित्य की तरफ देखा। अब उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। साहब, आपकी मीटिंग बहुत जरूरी है ना? आदित्य ने झल्ला कर देखा। हाँ, लेकिन तेरे बोलने से कुछ बदल जाएगा क्या, जो तू बार बार बीच में आ जाता है? अमन ने सिर हिलाया। शायद। एक इंजीनियर हंस पड़ा। शायद? ये गाड़ी शायद से नहीं चलती। किसी ने कहा, यह बच्चा पागल है। किसी ने कहा, इसे भूख लगी है, पैसे चाहिए। आदित्य ने ठंडी आवाज में कहा, सुन, अगर तूने इस कार को छूने की कोशिश भी की तो तुझे यहां से घसीट कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अमन ने जमीन की तरफ देखा, वही जमीन जहां उसने आधी जिंदगी गुजारी थी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं इसे ठीक ना कर पाया तो आप जो चाहे वही सजा देना। लेकिन आदित्य चुप रहे। भीड़ भी चुप हो गई। अब यह मजाक नहीं था, यह जिद बन चुकी थी। अमन ने थके हुए स्वर में आगे कहा, और अगर ठीक कर दी तो आप मेरे बाबूजी का इलाज। आदित्य ने बात काट दी। नहीं, अगर तूने इसे ठीक कर दिया तो मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा। सड़क पर खड़े लोग सिहर गए। 100 करोड़, और वो भी एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे को। अमन की आंखें फैल गईं, लेकिन उसमें लालच नहीं था। उसमें सिर्फ एक सवाल था, साहब, क्या मैं कार को देख सकता हूं? ड्राइवर ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने एक पल सोचा, फिर हाथ उठाया और कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। अमन बिना सोचे समझे धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह कार के बोनट के पास पहुंचता है, मुख्य इंजीनियर उसे रोकने की कोशिश करता है। ए लड़के, संभल के, इसके सेंसर्स बहुत नाजुक हैं। अगर तूने गलत तार छेड़ दिया तो पूरी कार का सिस्टम जल जाएगा। कबीर उसकी बात अनसुनी कर देता है। पहली बार उसने कार को छुआ, उसके हाथ कांप गए। इतनी महंगी चीज उसने कभी छुई नहीं थी। एक इंजीनियर चिल्लाया, सावधान रहना, कुछ खराब हुआ तो जेल जाएगा। अमन ने सिर हिलाया। ठीक है साहब। वो झुका।
उसने कार के अंदर कान लगाया, जैसे वो किसी इंसान की सांस सुन रहा हो। उसकी आंखें बंद हो गईं। सब लोग ऊपर देख रहे थे। अमन नीचे देख रहा था। सब लोग मशीन देख रहे थे। अमन आवाज सुन रहा था। इंजन से एक बहुत हल्की टूटी हुई आवाज आ रही थी। उसने कूड़े के ढेर से मिले एक पुराने तार को याद किया। उसने फुसफुसाकर कहा, इसी में कमी है। इंजीनियर बोला, क्या हुआ गंदे बच्चे? अमन ने जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां कार के भीतर उस जगह पहुंची जहां किसी ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई थी। वो जगह चमकदार नहीं थी, वो जगह दिखती भी नहीं थी, लेकिन अमन के लिए वहीं पूरी कहानी छुपी थी। आदित्य मल्होत्रा आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं, डर से। अगर कुछ भी बिगड़ गया तो तुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। अमन ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। वो नजर माफी की नहीं थी, वो नजर याचना की भी नहीं थी, वो नजर यकीन की थी। साहब, ये गाड़ी मरी नहीं है। बस किसी ने इसकी आवाज सुनने की कोशिश नहीं की। लोग हंस पड़े। आवाज कार गाना नहीं गा रही, लेकिन अमन सुन रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, होंठ सूख चुके थे। उसे अपने पिता याद आए। वो दिन याद आए जब पिता ने पहली बार उसे एक टूटी मोटर दी थी और कहा था, अगर तूने इसे ठीक कर दिया तो समझ लूंगा मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाएगा। अमन ने मोटर ठीक कर दी थी। आज ये मोटर नहीं थी, ये मनकिस्मत पर नर्म थी। जैसे ही अमन ने हल्का सा दबाव डाला, एक इंजीनियर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया ड्रामा। अमन का हाथ छूट गया। वो एक पल को डगमगाया। भीड़ में किसी ने कहा, देखा, नाटक कर रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब थकान थी। बस, इसे हटाओ। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू गिरे नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, बस 30 सेकंड। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद चला जाऊंगा। आदित्य ने घड़ी देखी और थकी हुई आवाज में कहा, ठीक है, 30 सेकंड। सिक्योरिटी पीछे हटी। सबकी नजरें अमन के हाथों पर टिक गईं। वह अपनी फटी हुई बोरी से एक जंग लगा हुआ पुराना पेचकस और तांबे का एक मुड़ा हुआ तार निकालता है। इंजीनियर ये देखकर जोर से हंसता है। सर, देखिए, ये इस कचरे से हमारी बुगाटी ठीक करेगा। ये मजाक बंद कीजिए सर। लेकिन कबीर के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा है। कबीर कार के बोनट के नीचे झुक जाता है। वह इंजन के ऊपरी हिस्से को नहीं देखता, बल्कि उसकी नजरें गहराई में छिपे एक छोटे से फ्यूल प्रेशर वाल्व पर टिक जाती हैं। बड़े बड़े इंजीनियरों ने कंप्यूटर से जांच की थी, लेकिन कबीर ने अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल किया। वह देखता है कि एक छोटा सा कंकड़ सड़क से उछलकर कार के एयर इनटेक सेंसर में फंस गया है, जिसकी वजह से कार का कंप्यूटर गलत सिग्नल भेज रहा है और इंजन को लॉक कर रहा है। अमन अपना पेचकस उठाता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे हैं। वह पूरी एकाग्रता के साथ उस कंकड़ को निकालने की कोशिश करता है। आर्यन पास आकर चिल्लाते हैं, क्या कर रहा है तू? 5 मिनट बीत चुके हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा तो हट जा यहां से। अमन पसीना पोंछता है और धीमी आवाज में कहता है, बस एक पल और साहब, ये सांस लेना चाहती है, बस किसी ने इसका गला दबा रखा है। तभी अमन उस तांबे के तार को एक खास एंगल पर मोड़ता है और सेंसर के पास एक छोटी सी पिन को दबाता है। टिक की एक आवाज आती है। कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वह बोनट से बाहर निकलता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, साहब, अब चाबी घुमाइए। ड्राइवर हंस पड़ा। अब भी उम्मीद है? आदित्य ने आंखें बंद कर ली। ड्राइवर ने चाबी घुमाई। इंजन ने पहले हल्की सी सांस ली, फिर घर्रर। एक पल को लगा जैसे कोई दिल फिर से धड़कने लगा हो। भीड़ सन्न रह गई। ड्राइवर ने फिर चाबी घुमाई। इस बार पूरा इंजन जाग उठा। कार चल रही थी। कोई चिल्लाया नहीं, कोई ताली नहीं बजी। लोग बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। इंजीनियर के हाथ से औजार गिर पड़ा। सिक्योरिटी की आंखें फैल गईं। आदित्य मल्होत्रा जड़ हो गए। उनकी आंखें अमन पर टिकी थीं। वही अमन, फटे कपड़े, गंदे हाथ और शांत चेहरा। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आवाज अब ऊंची नहीं थी। ये तूने कैसे किया? अमन ने सिर झुका लिया। साहब, मैं बस सुन रहा था। आदित्य की आंखें भर आईं। इंजन की आवाज अब स्थिर थी। वो आवाज जिसे सुनने के लिए आदित्य मल्होत्रा करोड़ों खर्च कर सकते थे, लेकिन वो आवाज आज एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने लौटा दी थी। सड़क अब भी चुप थी, ऐसी चुप्पी जो शोर से ज्यादा भारी होती है। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके जूते की आवाज सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। वो अमन के सामने रुके। कुछ सेकंड उसे बस देखते रहे। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा और वो आंखें जिनमें डर नहीं था। आदित्य की आवाज भारी हो गई। मैंने पूछा था, ये तूने कैसे किया? अमन ने सिर झुका लिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। साहब, मैं रोज दुकान पर खड़ा होकर लोगों को गाड़ियां ठीक करते देखता हूं। जो टूटा हुआ होता है, लोग उसे बदल देते हैं, लेकिन कभी कभी टूटा हुआ हिस्सा नहीं, बस छूटा हुआ ध्यान गाड़ी को रोक देता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई हंस नहीं रहा था अब। अमन ने बोलना जारी रखा। मेरे बाबू पहले गैरेज में काम करते थे। जब वो बीमार हुए
तो मैंने काम सीखना शुरू किया। कूड़े में जो फेंक दिया जाता है वो मेरे लिए स्कूल बन जाता है। उसकी आवाज रुकी, फिर बहुत धीरे से बोला, साहब, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने चीजों को टूटते हुए देखा है। आदित्य का गला सूख गया। आदित्य ने जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, फिर कहा, मैंने वादा किया था। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। भीड़ की सांस अटक गई। अगर तूने गाड़ी ठीक कर दी तो मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा। सबकी नजरें अमन पर टिक गईं। अमन ने ऊपर देखा। पहली बार उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन वो चमक पैसों की नहीं थी। साहब, मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए। लोगों के मुंह खुले रह गए। आदित्य चौंक गए। क्या? अमन ने कांपती आवाज में कहा, मेरे बाबू का इलाज करवा दीजिए और एक छोटी सी जगह पर मुझे लगवा दीजिए जहां मैं काम सीख सकूं, जहां मुझे कूड़ा बिनने वाला कहकर भगाया न जाए। सड़क पर किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। आदित्य मल्होत्रा धीरे धीरे झुके। वो झुके एक बच्चे के सामने। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी औकात पूछी थी, आज समझ आया। औकात कपड़ों से नहीं, दिमाग से होती है। अमन चुप रहा। उसने कभी माफी सुनी नहीं थी। इसी बीच आदित्य का फोन बजा। मीटिंग का उन्होंने फोन देखा, फिर अमन की तरफ देखा और कहा, आज की मीटिंग मेरे लिए जरूरी है, लेकिन आज से तू मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। लोग सिहर गए, क्योंकि अब यह सिर्फ गाड़ी की कहानी नहीं थी, ये एक जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। आदित्य मल्होत्रा ने फोन काट दिया। मीटिंग की घंटी अब भी बज रही थी, लेकिन पहली बार उनके दिल ने कहा, आज अगर ये मीटिंग छूट भी गई तो भी कुछ टूटेगा नहीं। वो कार में बैठे, लेकिन नजर बार बार पीछे खड़े अमन पर जा रही थी। वही अमन जो कुछ देर पहले कूड़े के ढेर के पास खड़ा था। मीटिंग हॉल में देश के बड़े बड़े लोग बैठे थे। फाइलें खुली, नंबर बोले गए, लेकिन आदित्य मल्होत्रा आज बार बार खो जाते थे। उन्हें बार बार एक सवाल काट रहा था, अगर आज वो बच्चा न होता। मीटिंग के बीच उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, इस डील से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। सभी लोग चुप हो गए। देश में हुनर की कमी नहीं है, कमी है तो उसे पहचानने की। आज मेरी कार इंजीनियर नहीं चला पाए, लेकिन एक बच्चा जिसे हम इंसान भी नहीं समझते, वो कर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं इस डील का हिस्सा रहूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सब चौंक गए। हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां सड़क पर पलने वाले बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। न कोई डिग्री, न कोई पहचान, सिर्फ हुनर। वो दिन मीटिंग से ज्यादा इतिहास बन गया। अमन के पिता का इलाज शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में शुरू हुआ। पहली बार उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा सुकून था। बेटा, तू कूड़ा नहीं बीनता था, तू किस्मत जोड़ रहा था। अमन की आंखें भर आईं। वो अब एक छोटे से वर्कशॉप में सीख रहा था। साफ कपड़े, अपने औजार, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे भगाता नहीं था। कुछ महीने बाद आदित्य मल्होत्रा उसी सड़क से गुजरे जहां उनकी कार रुकी थी। वहीं पास अब एक बोर्ड लगा था, अमन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। उन्होंने गाड़ी रुकवाई। अमन बाहर आया। अब भी वही आंखें थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। आदित्य ने कहा, याद है मैंने तुझसे 100 तेरी औकात पूछी थी? अमन मुस्कुराया। साहब, उस दिन आप नहीं पूछते तो शायद मैं खुद से कभी ना पूछ पाता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो यह भी जरूर बताना।